नमस्कार। इतिहास पर आधारित श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने बातचीत की थी कि पार्टीशन की जो भूमिका बनी उसके पीछे कई फैक्टर काम कर रहे थे। उनमें एक था मुस्लिम राष्ट्रवाद। आज हम बात करेंगे एक दूसरे राष्ट्रवाद की, हिंदू राष्ट्रवाद की, कि वो किस तरह से पनपा, उसने किस तरह से उग्र रूप धारण किया और पार्टीशन के लिए एक भूमिका तैयार की। यानी एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद पार्टीशन के लिए आधार तैयार कर रहा था और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र भी वही भूमिका अदा कर रहा था। लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवाद कैसे जन्मा, कैसे फला फूला और कैसे इसने एक इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि भारत के विभाजन में उसकी एक बड़ी भूमिका तय हो गई। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। तो सबसे पहले तो यही सवाल है प्रोफेसर पुनियानी कि ये हिंदू राष्ट्रवाद जो मोटे तौर पर हम लोगों को बताया जाता है कि दरअसल 20वीं सदी की परिघटना है, फिनोमेना है, जो दो राष्ट्र के सिद्धांत के साथ आती है। सावरकर साहब जो अवधारणा प्रस्तुत करते हैं उससे विकसित होती है। संघ, महासभा, हिंदू महासभा, ये सब मिलकर उसको रूप देते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या शुरुआत यहीं से हुई थी या इसकी एक बड़ी पुरानी पृष्ठभूमि है? जी देखिए, ये इसकी भी पृष्ठभूमि मुस्लिम राष्ट्रवाद के जन्म से काफ़ी समांतर चलती है। और अगर हम देखें तो 1870 और 80 के दशक में यहाँ गाय के नाम पर चालू हो गए थे कैंपेन्स और हिंदी के नाम पे भी कैंपेन्स चालू हो गए थे। उसी के साथ साथ जो यहाँ के राजा थे, ख़ास तौर से भींगा के नरेश शिव प्रसाद जो थे, उन्होंने कई हिंदू राजाओं को इस बात पर संगठित किया था कि हमें अपने अधिकारों के लिए बात करना चाहिए और हमें अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इस समय एक बातें निकल रही थी कि अंग्रेज़ों के साथ हम अपनी मांग रखेंगे, डिमांड्स रखेंगे, तो उसके खिलाफ ये खड़े थे। अब 1885 के बाद देखें तो इनकी पृष्ठभूमि थोड़ी और स्पष्ट हो जाती है। 1885 में जब कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस में मुसलमान भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्रवादी ये कहते हैं कि कांग्रेस में मुसलमानों की क्या ज़रूरत है, आप इसमें मुसलमानों को लेकर उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। उस समय लालचंद नाम के एक लीडर थे, उन्होंने इस बात को दोहराया और खैर उनका ये कैंपेन चलता रहा, जो बहुत संगठित उस समय नहीं था, पर उसी के बाद उसके बीज यहाँ थे। जो UN मुखर्जी, लालचंद जैसे नेता थे, उन्होंने इसी को जाके 1909 से पंजाब हिंदू सभा के रूप में संगठित किया। अब जैसे 1909 में ये संगठित होता है, उसके पहले जैसे मैंने आपको कहा गाय के मुद्दे पे बात किया था, तो गाय के साथ साथ हिंदी को भी उन्होंने कहा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का मामला भी, नारा भी वहाँ आया था। 1909 में जहाँ पंजाब हिंदू सभा आती है, उसी के साथ साथ अलग अलग प्रांतों में ये हिंदू सभाएं खड़ी होती हैं और इनमें ज़्यादातर हिंदू राजा और हिंदू जमींदार ये लोग रहते हैं। और इन सब का जुड़ाव जो होता है वो 1915 में एक अखिल भारतीय सर्वदेश ऐसा कुछ नाम था, सर्वदेश हिंदू सभा। और उनका मानना ये था कि यहाँ हम तो हिंदू राष्ट्र हैं और यहाँ ये मुसलमान अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है, उनको आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की बातें हिंदू महासभा ने करना चालू किया। और उसमें बाद में खैर ये भी आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्रवाद जो है वो कांग्रेस के अंदर भी कई नेता ऐसे थे जिनके विचार थोड़े हिंदू राष्ट्रवाद के विचारों से मिलते थे। तो हिंदू राष्ट्र जैसे मुस्लिम लीग का एक था, मुस्लिम लीग मुख्य रूप से थी। यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में कह सकते हैं उनके कुछ तत्व कांग्रेस में थे, कुछ तत्व, ज़्यादा तत्व हिंदू महासभा में थे और उससे भी ज़्यादा तत्व जो 1925 में बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना उसमें थे। तो खैर जी, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ इस मामले में भी
कि 1857 के पहले भी एक पृष्ठभूमि हिंदू राष्ट्र की बन रही थी। तमाम तरह के जो पुनरुत्थानवादी कार्यक्रम चल रहे थे हिंदू समाज में, रिफॉर्म मूवमेंट के नाम पर, चाहे ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, स्वामी विवेकानंद आए, फिर उनके बाद अरविंदो आए, जिन्होंने अलग अलग ढंग से हिंदुओं को, हिंदू समाज को परिभाषित करने की कोशिश की और उसको एक राष्ट्र की शक्ल देने की कोशिश की। तो उस रिफॉर्म मूवमेंट का असर हिंदू जागृति के रूप में भी हुआ और वो हिंदू जागृति, हिंदू संस्कृति और इन सब के आधार पर हुई। इसी के बरक्स हम पिछली बार बात कर रहे थे कि मुस्लिम समाज में भी वो जागृति पैदा हुई या कह परिणत करने की कोशिश की गई और वो हिंदू मुस्लिम राष्ट्र की शक्ल में पैदा होने लगी। और फिर 1857 का जो गदर है वो एक बड़ा मूवमेंट आया जहां पर स्पष्ट रूप से ये दिखने लगी। दो चीजें यहाँ भी हैं कि जैसे वहां पर मुस्लिम राष्ट्रवाद में अपर कास्ट अपर क्लास थी, यहाँ भी अपर कास्ट और अपर क्लास हिंदुओं के ये काम कर रहे थे जो विदेशों से पढ़कर आ रहे थे, या इस तरह के जो व्यक्ति थे अपर क्लास के, वो ब्राह्मण खास तौर पर इस आंदोलन को एक शेप दे रहे थे। और फिर जैसा आपने बताया कि अंग्रेजों ने जब उनको प्रमुखता देनी शुरू की तो उनके और हौसले बढ़े और फिर वो संगठित होने लगे और इस तरह से ये कारवां 1885 जो आपने कहा कि कांग्रेस की स्थापना के साथ एक और उसको एक छलांग मिलती है जो आगे बढ़ती। जी, तो आपने जो कहा कि ये आपने जो कहा वो एक ग्राउंड लेवल है जिस पर ये हिंदू सांप्रदायिकता खड़ी होती है। पहले वो राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं आती, पहले धार्मिक सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में आती है, जिसका आपने अच्छे से वर्णन किया है। तो उसका राजनीतिक जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो इन खास तौर से मैं कहूँगा 1909, 1908-9 पंजाब हिंदू सभा, 1915 हिंदू महासभा, और तब तक ये ज़्यादातर तो राजा और जमींदार थे। 1923-24 के बाद जब सावरकर अपनी वो किताब लिखते हैं हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू, वहाँ वो एक तो हिंदू धर्म की भी परिभाषा देने की कोशिश करते हैं और हिंदू धर्म की उनकी जो परिभाषा रहती है, हिंदू की परिभाषा रहती है कि यहाँ को पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है और वो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र है पर यहाँ एक मुस्लिम राष्ट्र भी है। तो दो राष्ट्र की बात वो सावरकर उस समय वहाँ कहते हैं। और 1937 तक तो खैर वो रत्नागिरी में रहे। 1930 में इसी बीच जो 1925 में इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई, जो हेडगेवार, अभ्यंकर और मुंजे बाकी लोग और सावरकर के छोटे भाई भी उनमें थे। इन 5 लोगों ने जो नागपुर में आरएसएस की स्थापना की, उसमें भी यही मुख्य रूप से बात थी कि हिंदू राष्ट्र है, यहाँ क्रिश्चियन और मुसलमान विदेशी हैं। अभी खैर आरएसएस ने उसको थोड़ा बदला है, शुरुआत के उसका ये फॉर्मुलेशन था। और ये तो मूल रूप से हिंदू राष्ट्र है। उस समय इनका एक ये भी मानना था कि नेहरू और गांधी जैसे लोग ऐसा बता रहे हैं कि सब लोगों का राष्ट्र है, पर ये सब लोगों का राष्ट्र नहीं है, ये मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र है। तो ये आरएसएस की फाउंडेशन 1925 में बनी। अब दो संगठन हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा डायरेक्टली पॉलिटिकल एरेना में जाती है, पॉलिटिकल मैदान में जाती है, और आरएसएस अपने आप को पीछे रखती है। वो वहाँ रहकर स्वयं सेवकों को और प्रचारकों को ट्रेनिंग देती है। अब हाइंडसाइट में देखें किसने ज़्यादा योगदान दिया, तो आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी थी कि भाई आप कार्यकर्ताओं को तैयार करो, कार्यकर्ताओं को इंडोक्ट्रिनेट करो, तो आज तो आप देखेंगे कि उनके लाखों स्वयंसेवक, हज़ारों प्रचारक ये हैं। तो खैर, तो आरएसएस ने जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया उसके पीछे थोड़ा सावरकर का इंस्पिरेशन था, पर कि इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल का 2 आधार थे। एक आधार को तो लोग कहते हैं जो खास तौर से स्पष्ट दिखता है, पर मेरे लिए दूसरा आधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा आधार क्या था कि प्राचीन काल का गौरवीकरण। और खैर उनके दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान मनु
ये दुनिया के महानतम कानून निर्माता रहे हैं और उनके बनाए हुए कानून केवल उस समय के लिए नहीं, हर समय के लिए लागू होते हैं। तो आरएसएस इन दो, उसका मैं कहूँ तो आरएसएस का कोर यहाँ है कि जो प्राचीन काल के मूल्य अभी जिनको खतरा पड़ रहा है, सावित्रीबाई फुले लड़कियों के लिए स्कूल खोल रही हैं, ज्योतिराव फुले दलितों के बीच में शिक्षा ला रहे हैं, और ये दलित जमींदारों की गुलामी से मुक्त होकर शहरों में जाकर मजदूर बन रहे हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक खतरा देखा। ऐसे ही इस्लाम ने, जो मुस्लिम नवाब थे, उन्होंने भी समझा कि ये इस्लाम खतरे में है, इन्होंने भी बात की हिंदू धर्म खतरे में है। खतरा क्या था? खतरा था कि भाई औरतों को शिक्षा मिल रही है। खतरा क्या था कि ये जो भूदास हैं, दलित हैं, वो फ्री होकर स्वतंत्र मजदूर बन रहे हैं। तो ये उनके लिए खतरा था। और यहाँ मैं इस राजनीति का केंद्र मानता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने तो नेतृत्व किया, वो थी स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जो आगे की बात करते थे, जिसमें मैं कहता हूँ कि भगत सिंह के मूल्य भी मिल जाते हैं। अंबेडकर ने तो संविधान ही बनाया, पर इनका मुख्य फोकस था प्राचीन काल और उस समय के मूल्य। खैर, अभी तो उसका एक बहुत वल्गराइजेशन। यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा पुनियानी साहब, कि ये प्रेरणाएं तो थी ही, लेकिन यूरोप भी बड़ी प्रेरणा का केंद्र बन गया था, खासतौर पर हिटलर और मुसोलिनी, इटली और जर्मनी। इससे इन संगठनों ने बहुत कुछ सीखा, प्रेरणा ली। बीएस मुंजे गए, इटली गए, मुसोलिनी से मिले, वहां से सीख कर आए। और बहुत सारे नेता, गोलवलकर भी अपनी किताबों में बखान करते हैं हिटलर का और हिटलर की आइडियोलॉजी का। तो ये जो हिंदुत्व जिसको नाम दिया गया सावरकर के द्वारा, वो उसने जो हिंदू नेशनलिज्म का रूप लिया, उसमें दूसरे धर्मों के प्रति घृणा और उनके प्रति एक तरह का हिंसा भाव रखना, ये उस पर केंद्रित हुआ। और उनको नकार देना, एक राष्ट्र के हिस्से के रूप में नकार देना, ये हिंदू राष्ट्रवाद की एक बड़ी पहचान बन गई। जी, आपने ये अच्छा पॉइंट याद दिलाया। ये मुंजे जो थे वो जाकर मुसोलिनी से मिले थे, और गोलवलकर की जिन रचनाओं को आज ये कहते हैं सेमी डिसोन करते हैं कि भाई वो उस समय लिखा था, चला गया, पर वो उनके केंद्र में कहीं है। और वो उसमें तो कहते हैं कि जर्मनी से हमें सीखना चाहिए कि एक महान राष्ट्र कैसे बनता है। जर्मनी में जहाँ 1 करोड़ के करीब यहूदियों का कत्लेआम हुआ गैस चैम्बर में और दूसरे तरीके से, वो उसको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। खैर, आजकल तो अभी आरएसएस वाले इसको ओन नहीं करेंगे, कहेंगे भाई वो पुरानी बात हो गई, पर उनके केंद्र में ये है। तीसरी बात मैं आपको एक और याद दिलाना चाहता हूँ, जो अभी अफगानिस्तान के सिलसिले में सोशल मीडिया पे चल रही है। जर्मनी से उन्होंने जो दूसरी बात ली, वो है अखंड भारत की कल्पना। अगर आप देखें तो हिटलर ने भी जो पड़ोसियों पे आक्रमण किए, तो उसने यही आधार पे किए कि ये तो वाइमर रिपब्लिक का पार्ट था, ये तो हमारे इसका भाग था। तो अभी वो बातें चालू हो गई कि अफगानिस्तान भी हमारा भाग था, तिब्बत भी हमारा भाग था, म्यांमार भी हमारा भाग था। तो उसका जो भी वो लेना चाहें, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जो प्रकार का राष्ट्रवाद यूरोप के, इटली और जर्मनी, खास तौर में इन 2 देशों में हो रहा था, जहाँ एक नस्ल या एक प्रकार के लोगों का की श्रेष्ठता, दूसरा लोकतंत्र की समाप्ति, तीसरा मजदूर वर्ग के अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त करना, और चौथा जो आज बिल्कुल क्लियर कट दिखता है, कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस को प्रमोट करना। ये जर्मनी में खास तौर से, अब ये इंसिडेंटल है या प्लान्ड है, ये प्रक्रिया सोचने की बात है। पर अगर आप देखें तो उस समय इटली, जर्मनी में 2 प्रक्रियाएं क्लियर कट थी। एक तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लैंक चेक, मजदूरों के अधिकारों को पूरी समाप्ति। तो अभी उसका कुछ मिलता जुलता रूप आपको यहाँ भी दिख रहा है। अल्ट्रा नेशनलिज्म की पड़ोसी देशों से नफरत के आधार पे देश के अंदर राजनीति, तो बहुत सारी चीज़ें आज जो हैं वो दिखती हैं कि उस प्रकार के राष्ट्रवाद में थी। तो इस पे एक मार्जिया कैसोलोरी का बहुत महत्वपूर्ण लेख ईपीडब्ल्यू में आया था। उन्होंने, आप जो बात कह रहे हैं, उसी बात को इलेबोरेट किया था, और उसमें जो चीज़ें हैं ऊपर से नीचे चलती हैं। आज़ादी के आंदोलन में गांधी का सबसे बड़ा योगदान था
कि चीजें नीचे से ऊपर जाएंगी, लोगों से न सत्ता निकलेगी और ऊपर जाएगी। यहाँ था कि हम ऊपर से प्लानिंग करेंगे, और इसी को प्रेरणा लेके फिर कुछ मिलिट्री स्कूल भी खोले गए और बाकी चीज़ें भी की गई। तीसरा, यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण चीज़, एक ही चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कि जैसे आपने मुस्लिम लीग के बारे में पूछा था कि स्त्रियों का क्या और बाकी लोगों का क्या, तो इनमें एक तौर पे कहते हैं कि हम जात पात को नहीं मानते, पर जाति के विरुद्ध सबसे बड़ा आंदोलन अंबेडकर कर रहे थे, महात्मा गांधी ने बाद में बहुत बड़े पैमाने पे किया, उसमें ये कहीं आसपास नहीं दिखे। एक बात को स्वीकार करना चाहिए कि सावरकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ, खास तौर से कि दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए सावरकर ने भी काम किया, पर जहाँ तक इनकी मुख्य धारा है उसमें इस पर कोई काम नहीं हुआ। और एक अंतिम पॉइंट इसमें, जो बड़े मुद्दे को छोटा करके अगर आप देखें, तो आरएसएस भी पूरी तौर से पुरुष संगठन है। इट इज एक्सक्लूसिवली मेल ऑर्गेनाइजेशन। महिलाओं का भी, कई कहते हैं महिलाएं भी हैं, पर महिलाओं के लिए एक और संगठन बनाया गया है, और उस संगठन में पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता का आपको पूरा प्रतिबिंब मिलता है। अब लोग कहेंगे नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर तो बोलते हैं ना, व्हाट इज इन द नेम, पर नाम में रखा रहता है। तो इसलिए स्त्रियों के संगठन का जरा नाम ख्याल कीजिए। स्त्रियों के संगठन का नाम है राष्ट्र सेविका समिति। पुरुषों के संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो स्वयं शब्द जो है वो स्त्रियों के संगठन से गायब है। और खैर, अभी तो भाषा बहुत बदलती जा रही है, पर ये उसका गाभा कोर यहाँ है। तो ये हिंदू राष्ट्रवाद था, उसको अंग्रेजों की गुलामी से मतलब नहीं था। उनके दिमाग में वो मुगलों का युग था, मध्ययुगीन जो शासक थे उनको वो अपने दिमाग में भरे हुए थे। अंग्रेजों से मुक्ति मिलनी चाहिए देश को, इसके लिए वो संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उनका सहयोग भी कर रहे थे। वो चाहे सावरकर हो, चाहे आरएसएस हो, ये तमाम संगठन अंग्रेजों के साथ थे। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। तो इनके एजेंडे में देश की आजादी कहीं थी ही नहीं। इनके एजेंडे में सिर्फ अपर कास्ट की आजादी थी, और उसमें भी पुरुषों की आजादी थी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और उन्होंने इसको ऐसा रखा कि हमारा मुख्य दुश्मन मुसलमान है, हमें ब्रिटिश से मिलकर मुसलमानों से लड़ना चाहिए। और मुस्लिम लीग भी यही बात कहती थी, हमारा मुख्य दुश्मन हिंदू है, हमें ब्रिटिश से मिलकर हिंदुओं से लड़ना चाहिए। यहाँ एक मुद्दा मैं जोड़ दूँ, मैं जब बात कर रहा था 1930 में सावरकर ने, तो खैर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, तो सावरकर तो उस समय रत्नागिरी में इंटर्न थे, और आरएसएस के हेडगेवार ने उसमें निजी रूप से भाग लिया। क्योंकि जब आज कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, तो जवाब में कहा जाता है हेडगेवार 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, वो सही है। पर वो क्या लिखते हैं उनके बायोग्राफर्स, और क्या लिखते हैं कि उन्होंने हिस्सा इसलिए लिया कि वो अपने और संघ के लिए काम करने वालों को ढूंढना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आरएसएस के तौर पे हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने आरएसएस को कहा कि आरएसएस इसमें भाग नहीं ले रहा, मैं निजी तौर से जा रहा हूँ देखने के लिए कि इसमें जो ले रहे हैं इसमें समर्पित लोग होंगे, वो संघ में जुड़ सकते हैं क्या। और इसका बड़ा उदाहरण मिलता है 1942 में। 1942 में 1942 में जहाँ महात्मा गांधी आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, वहाँ सावरकर अपने लोगों को रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अपनी जगहों से मत हिलिए, ब्रिटिश के खिलाफ मत जाइए। और यही बात गोलवलकर आरएसएस के लोगों को भी निर्देश देते हैं कि इसमें अपना रेगुलर काम जो शाखा का है, नमस्ते सदावस्थले करने का, वो आप करते रहिए, इस आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वक्त दें तो मैं 1-2 मिनट में बता दूं कि 1942 में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो कविता भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी जेल गए थे, 2 दिन के लिए जेल गए थे। एक बार उन्होंने उसको भुनाने की कोशिश भी की, पर 2 पत्रकारों ने बहुत साहसी काम से, जो आजकल बड़ा मुश्किल है, साहसी काम से पता लगाया कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। ग्वालियर में पढ़ते थे, स्कूल बंद हो गया,
तो अपने गांव बटेश्वर चले गए। अब बटेश्वर में घर बैठे थे, बाहर से लोग आंदोलन चला रहे थे, महात्मा गांधी की जय, तिरंगे झंडे की जय। तो ये उस जुलूस के पीछे हो लिए। उन्होंने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब पुलिस ने तो उसको पता नहीं था अंदर भाग लेने वाला कौन है और तमाशबीन कौन है, तो उन्होंने अटल जी को भी पकड़ लिया। अटल जी गए तो तुरंत उन्होंने माफीनामा लिखा कि मेरा इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, मैं केवल तमाशबीन था। इसका नेतृत्व वो दो लोग कर रहे थे। उन्होंने उसको नेम भी कर दिया, मुखबरी की, वो भी उन्होंने कर दिया। तो 1942 के आंदोलन में ये कई बार घटना दिखाते हैं। और कई आजकल नए नए विचारक चालू हो गए हैं संघ के, जो अब रात दिन वो मिडनाइट ऑयल जलाकर ढूंढ रहे हैं कि आरएसएस के कारण ही स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ। ये विडंबना देखिए कि उनका, वो भी चुप नहीं बैठे हैं और उनकी तरफ से भी ऐसी पूरी कोशिशें चालू है। तो ये जो पार्टीशन हुआ देश का, उसमें ये हिंदू राष्ट्रवाद किस तरह से भूमिका निभाई उसने, तो बहुत बड़े संक्षेप में, क्योंकि हम बात करते आ रहे हैं लगातार कि हिंदू राष्ट्रवाद ने एक माहौल पैदा किया, मुस्लिम राष्ट्रवाद ने एक माहौल पैदा किया, दोनों का टकराव हुआ, दंगों की नौबत आई, जगह जगह हिंसा होने लगी, और उस हालात में ये लगा कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो 50-50 का रोल दोनों ने निभा दिया, मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद ने, और पार्टीशन करवा दिया देश को। जी, मैं इसमें थोड़ा सा, आपने परसेंटेज लाया है तो मैं अपना परसेंटेज आपको रख दूं। इसमें ब्रिटिश 50% ब्रिटिश है, 25% मुस्लिम राष्ट्रवाद, 25% हिंदू राष्ट्रवाद, ऐसा मैं कहूँगा। खैर, तो हिंदू राष्ट्रवाद की भूमिका ये थी कि लगातार ये कहते थे कि जो कांग्रेस है ये मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। और जो गोडसे ने खास तौर से बाद में जो किताब लिखी, उसमें भी उन्होंने यही बात लिखा कि गांधी के कारण पार्टीशन हुआ। गांधी को दोष क्यों देते हैं भाई? गांधी मुसलमानों से बातचीत करके समझौता करना चाहते थे, हल निकालना चाहते थे कि बिना पार्टीशन के, बिना खून खराबे के हम आज़ादी ले लें। उसको ये कहते हैं कि ये तो उसका तुष्टीकरण था। तो इनका योगदान जो पार्टीशन के प्रोसेस में यही था कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों को पूरी तौर से अस्वीकार करके हिंदू राष्ट्र की बात को मानते रहे, उसका इम्पोज करते रहे, और उसके कारण फिर ब्रिटिश का काम आसान हो गया कि भाई ये तो एनीवे नहीं मानने वाले, ऊपर से जिन्ना साहब अभी अपने अलग राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ये उनका योगदान मेरे ख्याल से पैरेलल एंड इक्वल टू दैट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, ऐसा मैं कहूँगा। जी, तो विभाजन के बाद मुस्लिम राष्ट्रवाद पाकिस्तान चला गया, हिंदू राष्ट्रवाद आज हम सत्ता पर बैठे देखते हैं। ये नियति इस देश को के लिए लिखी हुई थी। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, शायद चर्चा भी करनी चाहिए। 1925 में दो संगठन बनते हैं, एक आरएसएस और एक कम्युनिस्ट पार्टी। आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है, और आज दूरबीन से ढूंढना पड़ता है कि ये कॉमरेड लोग कहाँ गए। 1925 में 1947 तक एक्चुअली सावरकर ने तो इनकी बड़ी आलोचना की थी आरएसएस वालों की, कि आरएसएस वाले की कब्र पे क्या लिखा होना चाहिए कि वो पैदा हुआ, जिया और मर गया। ये सावरकर के शब्द हैं। आज देख रहे हैं कि उनके काम का नतीजा, यानी इंडोक्ट्रिनेशन के कारण समाज में भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक धर्म के नाम की राजनीति कैसे मजबूत हो सकती है, और धीरे धीरे करके 1980 के बाद से कैसे वो सत्ता में आए। उसमें कुछ गलतियां रूलिंग पार्टी की, शाहबानों का मामला या फिर बाबरी मस्जिद के ताले खोलना, और उन गलतियों को एनकैश करके, उन गलतियों का ये करके इनकी राजनीति का मजबूत होना। फिर मंडल कमीशन का आना, वो भी इनके लिए एक था। कल ही मैं पढ़ रहा था कि अभी कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, तो कल्याण सिंह जी जब उस समय आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई जितना हम राम मंदिर का आंदोलन तेज करेंगे उतना ही मंडल का प्रभाव कम होगा, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। तो ये सब चीज़ें जो हुई उनके सत्ता में आने में, ये सब चीज़ों ने मदद की है। और ये बहुत कठिन वक्त आ गया है जहाँ के हमारे लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। जी, और हम भले ही हमारी सीमाएं विभाजित ना हो रही हों, लेकिन आंतरिक विभाजन स्पष्ट दिख रहा है। दो फांट में देश पड़ता हुआ दिख रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए, हिंदू राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दर्शकों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा, आपकी समझ को थोड़ा और बेहतर बनाने में ये सहायक होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और समझें और इसके नतीजों के बारे में भी वो अपनी राय बनाए ताकि सावधान हो सके। अगर आपको कोई प्रश्न है आपके पास इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें ताकि आने वाले एपिसोड पर में हम उन पर चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।